नमस्ते। सोचने वाली बात है ना, एक तरफ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी और दूसरी तरफ दिल्ली में राज्यसभा की सीट। अजीब लगता है जब नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता सीएम का पद छोड़कर राज्यसभा जाने की बात करते हैं। आखिर इस अपर हाउस में ऐसा क्या है? चलिए आज राज्यसभा इलेक्शंस के पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, सीएम की कुर्सी छोड़कर कोई राज्यसभा क्यों जाएगा? और ये इलेक्शंस होते कैसे हैं? हम यानी आम जनता तो इसमें डायरेक्ट वोट नहीं करती, तो फिर कौन करता है? और जीतने का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। पहले, आखिर राज्यसभा है क्या? फिर इसका एमपी कौन बन सकता है? उसके बाद वोटिंग का वो मजेदार सीक्रेट फॉर्मूला, फिर प्रेफरेंस का अनोखा खेल, और आखिर में इसके पीछे की असली पार्टी पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये राज्यसभा आखिर है क्या और इसे अपर हाउस कहते क्यों हैं? राज्यसभा, जिसका मतलब है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इसका मेन काम है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना। समझ लीजिए ये दिल्ली में राज्यों की आवाज है। अब यहां इस टेबल में देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। लोकसभा में वोट हम सब सीधे जाकर करते हैं, लेकिन राज्यसभा में वोट करते हैं हमारे चुने हुए एमएलएस। यहां एंटर करने की मिनिमम एज भी देखिए 30 साल है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व यानी भंग नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। अब इसका फायदा यह है कि जब लोकसभा भंग भी हो जाती है, तब भी देश में एक लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती रहती है। इससे पॉलिसी मेकिंग में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए आते हैं। टोटल स्ट्रेंथ इसकी 250 तक हो सकती है, जिसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट उनके खास कंट्रीब्यूशन के लिए नॉमिनेट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि राज्यसभा का एमपी बनने के लिए क्या-क्या जरूरी है और इन एमपीज को आखिर चुनता कौन है। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। कैंडिडेट की एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। उस स्टेट या यूटी में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है जहां से वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, उन्हें उस स्टेट के चुने हुए एमएलएस द्वारा इलेक्ट किया जाना चाहिए। ओके, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए, इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो क्या लगता है, जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए होते होंगे? 50% या कुछ और? सच तो यह है कि इसका नंबर हर स्टेट में अलग होता है और इसका कैलकुलेशन एक बड़े ही खास फॉर्मूला से किया जाता है। इस मैजिक नंबर को कहते हैं कोटा। ये वो मिनिमम वोट्स हैं जो एक कैंडिडेट को सीट जीतने के लिए हासिल करने ही होते हैं। और ये कोटा स्टेट में वोट डालने वाले टोटल एमएलएस और खाली सीट्स की संख्या पर डिपेंड करता है। और ये फॉर्मूला स्क्रीन पर है, और ये जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं। देखिए, पहले वोट डालने वाले टोटल एमएलएस को काउंट करें, फिर जितनी सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, फिर स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड कीजिए, और आखिर में जो भी रिजल्ट आए उसमें बस 1 जोड़ दीजिए। दैट्स इट। चलिए इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टेट में 200 एमएलएस हैं और वहां 4 राज्यसभा सीट्स के लिए चुनाव हो रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मैजिक नंबर यानी कोटा है 41। ये कैसे आया? हमने 200 एमएलएस को 4 सीट्स प्लस 1 यानी 5 से डिवाइड किया, रिजल्ट आया 40, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया तो मिल गया 41। मतलब हर जीतने वाले कैंडिडेट को कम से कम 41 वोट्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 41 वोट्स मिल गए मतलब जीत पक्की। आसान लगता है ना? पर असली खेल तो अब शुरू होता है। यह सिर्फ पहले वोट की बात नहीं है, बल्कि दूसरी और तीसरी पसंद की भी है। इसी को कहते हैं प्रेफरेंस का खेल। इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब हर एमएलए वोट तो एक ही देगा, लेकिन बैलेट पेपर पर वो अपनी पसंद की रैंकिंग देगा। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी और ये तीसरी। और इसका सबसे बड़ा फायदा, एक भी वोट वेस्ट नहीं जाता। अब सोचिए, जीतने के लिए 41 वोट्स चाहिए थे और एक कैंडिडेट को मिल गए 45। तो जो एक्स्ट्रा 4 वोट्स हैं उन्हें सरप्लस वोट्स कहते हैं। ये वोट बेकार नहीं जाते, ये 4 वोट्स उन बैलेट्स पर लिखे सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। कमाल है ना?
और अगर मान लीजिए सरप्लस वोट्स ट्रांसफर होने के बाद भी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो काउंटिंग का दूसरा राउंड शुरू होता है। अब जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं, उसे रेस से ही एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके सारे वोट्स उन बैलेट्स पर लिखी सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से बाकी कैंडिडेट्स में बांट दिए जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सारी सीट्स भर ना जाएं। तो ये तो हो गया सारा टेक्निकल प्रोसेस। अब बात करते हैं असली गेम विद इन द गेम की। पॉलिटिकल पार्टीज इस सिस्टम का इस्तेमाल अपनी सीट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आखिर कैसे करती हैं? चलिए स्ट्रैटेजी को भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। वही पिछला एग्जाम्पल लेते हैं। जीतने का कोटा है 41 वोट्स और एक पार्टी के पास 100 एमएलएज हैं। तो पार्टी क्या करेगी? बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। वो अपने एमएलएज को अकेले अकेले बताएगी कि किसे वोट करना है। वो अपने 41 एमएलएज से कैंडिडेट ए को वोट करवाएगी और बाकी 41 से कैंडिडेट बी को। इस तरह उनके 2 कैंडिडेट्स आराम से जीत गए। अब पार्टी के पास बचे 18 एमएलएज। उनके वोट्स कैंडिडेट सी को मिलेंगे, जो जीतने के लिए अभी काफी नहीं हैं। तो अब कैंडिडेट सी कैसे जीतेगा? यहीं पर असली राजनीति शुरू होती है। पार्टी दूसरी पार्टी से क्रॉस वोटिंग करवाने की कोशिश करती है। इंडिपेंडेंट एमएलएज या छोटी पार्टी से सपोर्ट मांगती है ताकि उनके 18 वोट्स में और वोट्स जुड़ जाएं और वो भी 41 का कोटा पार कर लें। तो इस पूरे सिस्टम का पॉइंट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि असेंबली में छोटी पार्टीज और ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। और प्रेफरेंस सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि हर एमएलए का वोट कीमती हो और बेकार ना जाए। तो आखिर में वही बड़ा सवाल, एक ऐसी इलेक्शन प्रोसेस जहां जनता सीधे वोट नहीं करती बल्कि उनके चुने हुए नेता वोट करते हैं, क्या यह सिस्टम हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है या कमजोर? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना जरूरी है। शायद इसीलिए राज्यसभा हमेशा इतनी इंटरेस्टिंग रहती है।